दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। पीछे की वीडियो में हमने बतलाया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मुगल शासन से कई राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, और स्वतंत्र अगर घोषित नहीं भी कर रहे थे तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में काम कर रहे थे। अर्थात वहाँ के नवाब जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र तरीके से काम करते थे। स्वतंत्र तरीके से काम करने का मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से राजस्व का निर्धारण करते थे और अपनी मर्जी से मुगलों को राजस्व में हिस्सा देते थे और कुछ नहीं भी देते थे। जैसे बंगाल के केस में यही हुआ था कि वहाँ के नवाबों ने मुगल शासन को राजस्व भेजना बंद कर दिया था। तो ऐसे में ही आज हम 3 और राज्यों के बारे में जानेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो 3 राज्य हैं हैदराबाद के निजाम, उसके बाद राजपूत शासन जिनका प्रभाव मुख्य रूप से राजस्थान में रहता है, और जाटों के बारे में जानेंगे। इनका प्रभाव दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे निजामों के बारे में, और इनका शासन कहाँ था तो हैदराबाद में। अब हैदराबाद की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना का सबसे पहला प्रयास किया गया था 1691 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, परंतु वो अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। और बाद के वर्षों में औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में हैदराबाद को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है। फिर जुल्फिकार खान आते हैं। जहादार शाह को मुगल शासक बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो वजीर के पद पे थे। उनकी भी इच्छा थी कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके, परंतु जहादार शाह ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाते, उनकी हत्या हो जाती है। साथ में जुल्फिकार खान की भी हत्या कर दी जाती है, तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं। फिर मोहम्मद शाह का समय आता है। उनके समय में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, उन्हीं में से निजाम भी एक थे। तो निजाम शासन या हैदराबाद की स्वतंत्रता की घोषणा 1724 ईस्वी में की थी। घोषणा तो नहीं की गई थी, उन्होंने चुपके से स्थापित कर लिया था हैदराबाद राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में। और इसकी स्थापना या स्वतंत्रता का श्रेय जाता है चिनकीचलिच खां को। और हैदराबाद का जो इतिहास है या निजामों का जो इतिहास है वो चिनकीचलिच खां तक ही सीमित रह पाता है, क्योंकि बाद के जो नवाब होते हैं वो उतने योग्य नहीं होते हैं और वो अंग्रेजों की एक कठपुतली या उनके प्रतिनिधि के रूप में ही कह लें तो काम करते हैं। तो मुख्य रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में चिनकीचलिच खां के समय को ही जानना जरूरी है। अब चिनकीचलिच खां कौन थे, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो चिनकीचलिच खां के पिता का नाम था फिरोज जंग, और वो औरंगजेब की सेना में एक अच्छे पद पे सैन्य अधिकारी थे और काफ़ी बहादुर अधिकारी भी थे। उनकी बहादुरी से औरंगजेब भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो मुगलों के दक्षिण के जो अभियान होते हैं, खास करके औरंगजेब का दक्षिण में जो वो अभियान करते हैं, तो उसमें से फिरोज जंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसी में उन्हें एक उनके बेटे का जन्म होता है 1671 ईस्वी में। इसका नाम होता है मीर कमर उद्दीन खान। तो मीर कमर जो नाम रखा गया था, नामकरण किया गया था, यह औरंगजेब के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि फिरोज जंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे औरंगजेब। तो मीर कमर उद्दीन खान इनका नाम रखा गया। अब 1677 ईस्वी में मीर कमर को 10 का मनसब प्रदान किया जाता है, जो सबसे मनसबदारी प्रथा की जो सबसे नीचे की जो श्रेणी है, जहाँ से शुरू होती थी, 10 से शुरू होती थी, तो 10 का मनसब इन्हें प्रदान किया जाता है, अर्थात मीर कमर को। और बाद के वर्षों में क्या होता है, तो मीर कमर अपने पिता के साथ मुगल के जितने अभियान होते हैं, सैन्य अभियान होते हैं, खास करके साउथ में, दक्षिण के राज्यों में, उनमें ये हिस्सा लेते हैं। अपने पिता के साथ वो सैन्य अभियानों में ये भी शामिल होते हैं। अब इसी कड़ी में 1688 ईस्वी में
एक किले पे अदोनी का किला होता है जो दक्षिण भारत का काफी महत्वपूर्ण किला होता है, उस किले पे नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। तो इसमें मीर कमर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें चिनकीचलिज खां की उपाधि दी थी और बाद के वर्षों में वो इसी नाम से जाने गए। और चिनकीचलिज खां बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति थे और बहादुर थे, ईमानदार व्यक्ति भी थे। तो उनका जो व्यक्तित्व था काफ़ी प्रभावशाली था, बहुत ही ज़्यादा बहादुर, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, अच्छे प्रशासक। एक शासक या नवाब में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण चिनकीचलिज खां में थे। तो इसी का नतीजा होता है कि चिनकीचलिज खां को शुरू से ही मुगलों के शासन में अच्छे अच्छे पद मिलते हैं। जैसे 1702 ईस्वी में इन्हें बीजापुर का सूबेदार बनाया गया, 1707 ईस्वी में अवध का सूबेदारी दे दी गई। ये औरंगजेब के समय में किया गया था कि दो अलग अलग जगहों का सूबेदार बनाया जाता था। मतलब चिनकीचलिज खां की स्थिति ऐसी थी कि मुगलों को जहां कहीं भी परेशानी होती थी, जिस भी राज्य में, चाहे वो उत्तर के भारत के राज्य हो या दक्षिण भारत के राज्य हो, जहां भी कोई परेशानी, विद्रोह, इस तरीके की घटनाएं होती थी तो चिनकीचलिज खां को ही भेजा जाता था। तो 1702 और 1707 में आप यहाँ पे देखिए बीजापुर का सूबेदार बनाया गया और 1707 में अवध का बनाया गया, एक दक्षिण में और फिर एक उत्तर में। अब इसी तरीके से 1722 ईस्वी में इन्हें वजीर बनाया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा। फिर 1713 ईस्वी में इन्हें दक्कन का वायसराय बनाया जाता है। 1713 ईस्वी में दक्कन का वायसराय बनाया जाता है। इन्हें कई उपाधियां भी दी गई हैं, जैसे निजामे मुल्क पहली उपाधि तो उन्हें दी गई थी चिनकीचलिज खां की। फिर 1713 ईस्वी में निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। वो कब दिया गया था? जब इन्हें दक्कन का वायसराय बनाया गया था। दक्कन का क्षेत्र अर्थात विंध्य से दक्षिण का जो क्षेत्र होता है उसे दक्कन का क्षेत्र कहा जाता था। तो दक्कन का वायसराय बनाया था इन्हें फर्रुखसियर ने। तो इस तरीके से ये मुगल शासन में काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। और दूसरी एक बात थी कि जो मुगलों के समय तीन गुट प्रभाव में आ गए थे, तीन गुट बन गए थे, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट। तो इसमें से ये तुरानी गुट का नेतृत्व कर रहे थे और ये मुख्यतः मध्य एशिया से जुड़े हुए मुस्लिम लोग थे या वहाँ से प्रभावित मुस्लिम लोग थे और मुख्यतः सुन्नी संप्रदाय से आते थे। तो यही कारण भी है कि अवध के जो निजाम होते हैं सादत खान, उनके साथ इनकी प्रतिद्वंदिता चलती है चिनकीचलिज खां की। और दोनों जो है सो योग्य थे, तो उनमें प्रतिद्वंदिता बहुत ज़्यादा थी, सादत खान में और चिनकीचलिज खान में। इसका कारण क्या था कि अवध के जो नवाब थे वो शिया थे और ये सुन्नी थे। तो इस तरीके से ये अपने आप को मुगल शासन में स्थापित करते हैं, बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, अलग अलग उपाधियां दी जाती है। जब इन्हें वजीर बनाया जाता है 1722 ईस्वी में, तो इन्होंने राजस्व से संबंधित कई सुधार किए थे। और उस समय मुगलों का पतन शुरू हो गया था। बाद के समय में योग्य शासक नहीं होते हैं, वो निकम्मे होते हैं, शासन पे उनका उतना पकड़ होता नहीं है। वे अपने भोग विलास में, विलासिता में वो डूबे रहने वाले लोग होते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि मुगल शासन में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे पनपता है। और भ्रष्टाचार जब पनपता है तो मुख्यतः जमींदारी व्यवस्था चल रही होती है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए। तो जमींदार लोग भी शोषण करते हैं, इससे विद्रोह शुरू होते हैं। तो ये सब स्थितियां मुगलों के समय में डेवलप होती है। अब चिनकीचलिज खां जो है सो इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि मुगल दरबार में कह लें तो मुगल दरबार में लोग इनके विरोधी होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अपने राजस्व सुधार को उतने अच्छे तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो दक्षिण की ओर चले जाते हैं, शिकार का वो बहाना लगाते हैं
और 1723 ईस्वी में दक्षिण की ओर चले जाते हैं हैदराबाद में, और शिकार के बहाने वो जाते हैं और 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्वतंत्रता की घोषणा कर लेते हैं। घोषणा करते हैं मतलब स्थापित कर लेते हैं हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में। जब ये खबर मोहम्मद शाह को पहुंचती है तो वो एक व्यक्ति को भेजते हैं। उनके एक तरीके का ये विद्रोह था, तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए मुबारिज खान को भेजा जाता है। अब मुबारिज खान से चिनकिचलिज खान का ये युद्ध होता है। उस युद्ध को सुकर खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इस युद्ध में मुबारिज खान मारा जाता है और चिनकिचलिज खान अब जो है सो ज़्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं, प्रभावशाली नवाब बन जाते हैं हैदराबाद के। अब इसको मिलाने की, फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं मोहम्मद शाह। अब इसी में उन्हें आसफ जहां की उपाधि दी जाती है। आसफ जहां की उपाधि मोहम्मद शाह को दी जाती है। अच्छा, फर्रुखसियर के द्वारा इन्हें एक और भी उपाधि दी जाती है, और वो उपाधि होती है खाने खाना की। खान खाना की उपाधि भी दी जाती है। तो चिनकिचलिज खां को कई उपाधि दिए गए थे। तो निजामों के साथ, ये निजामों का व्यवहार जो है मुगलों के साथ अच्छा रहता है। ये राजस्व में नियमित रूप से हिस्सा भेजते हैं, परंतु ये एक स्वतंत्र, इनका व्यवहार जो है स्वतंत्र शासक के रूप में होता है। अपनी इच्छा के अनुसार वो राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को वो हैदराबाद में चलाते हैं। परंतु ऐसा नहीं था कि वो मुगलों से पूरी तरीके से अपने आप को अलग करके रखते हैं, इस तरीके की बात नहीं थी। अब 1727 ईस्वी में मराठों ने इन पर आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम या पेशवा के नाम से जो जाने जाते हैं, बाजीराव पेशवा, तो वो हैदराबाद पे आक्रमण करते हैं और एक युद्ध होता है जिसे पाल खेड़ी का युद्ध होता है। इस युद्ध में ये निजाम हार जाते हैं, और उसका नतीजा होता है कि चौथ और सरदेशमुखी जो उनका कर था वो वसूला जाने लगता है। 1748 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ और भी बातें इनके बारे में जानना जरूरी है। आसफ जाही वंश की इन्होंने स्थापना की थी, अर्थात निजाम शासक जो जाने जाते हैं वो आसफ जाही वंश से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो आसफ जाही वंश की स्थापना का श्रेय भी चिनकिचलिज खां को ही जाना जाता है, और इसी कारण इन्हें आसफ जहां की उपाधि भी दी थी मोहम्मद शाह ने। दूसरे बात, जो निजाम जो कहे जाते हैं, निजाम शासक, तो जो हैदराबाद के शासक होते हैं, इनके बाद के जो शासक होते हैं वो निजाम शासक के रूप में जाने जाते हैं। 1748 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद इनका बेटा होता है नासिर जंग, और पोता होता है अर्थात नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ये दोनों चाचा भतीजा होते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, और वो एक कर्नाटक के युद्ध में बड़े विचित्र ढंग से आता है। उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो उनके पुत्र होते हैं नासिर जंग, और नासिर जंग का भतीजा होता है मुजफ्फर जंग। तो इन दोनों के बीच में ही एक उत्तराधिकार का युद्ध भी चलता है। बाद के वर्षों में 1805 में एक निजाम अली होते हैं, वो वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं, और हैदराबाद पहला राज्य होता है जो अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करता है। अंतिम निजाम शासक होते हैं उस्मान अली शाह, और ये सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं, 1911 से लेके 1949 तक। और 1949 में हैदराबाद अपने को भारत में मिला लिया जाता है, अर्थात हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाता है पुलिस कार्रवाई के करके। और उस्मान अली शाह जो हैं वो हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो उसका एक अलग इतिहास है। तो वो हम कभी बाद में देखेंगे, जब यहाँ पे जो देसी रियासतों का विलय होता है उससे संबंधित जब हमारे वीडियो आएंगे उस समय हम इसको ज़्यादा विस्तार से देखेंगे। और इनके बारे में, चिनकिचलिज खां के बारे में बतलाऊं कि इनकी बहादुरी से, इनकी ईमानदारी से नादिर शाह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और नादिर शाह ने इनसे पूछा था कि आपके जैसे योग्य व्यक्ति
मुगल दरबार में है, उसके बाद भी मुगलों की ऐसी स्थिति क्यों है? तो चिनकिचलिज खां ने जवाब दिया था कि इसका कारण है भ्रष्टाचार, कि मुगल शासन में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा पनप गया था, तो उसे इसको बतलाया था। और नादिर शाह जब मोहम्मद शाह को भारत का शासक सौंप कर जाते हैं तो चिनकिचलिज खां के बारे में बोलते हैं कि वो काफ़ी योग्य व्यक्ति है और काफ़ी चतुर व्यक्ति भी है, तो इसलिए उससे सावधान भी रहना। तो इस तरीके की बातें थी चिनकिचलिज खां के बारे में। अब हम आते हैं अगले शासक जो राजपूत हैं, राजपूतों के बारे में। तो राजपूतों का मुख्य रूप से जो शासन होता है, जैसा आप लोगों को पता है, वो राजस्थान में होता है। और अकबर के समय में जितने भी राजपूत शासक होते हैं वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और दो चीज़ें छोड़कर सारी चीज़ों की आज़ादी उन्हें दे दी जाती है। अर्थात अकबर के द्वारा जो उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं वो सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं। सिर्फ दो अधिकार उन्हें नहीं दिए गए थे, एक अपनी मुद्रा चलाने का और दूसरा विदेश नीति अपनाने का। विदेश नीति कहने का मतलब है कि उन मुगल शासकों को अपने संबंध आसपास के राज्यों से या बाहर के राज्यों से बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी और अपनी मुद्रा चलाने की स्वतंत्रता नहीं थी। बाकी हर तरीके के जो जैसे प्रशासन को चलाना हो, कर व्यवस्था लागू करना हो, तो उन सब चीज़ों की स्वतंत्रता उन्हें थी। सिर्फ एक मेवाड़ के जो शासक होते हैं, खास करके महाराणा प्रताप, और ये अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुगलों के साथ राजपूतों का संबंध अच्छा रहा। औरंगजेब जब शासक बनते हैं तो उसके समय में फिर राजपूतों का विद्रोह शुरू होता है। अब इसी में जोधपुर के शासक होते हैं जसवंत सिंह, उसको औरंगजेब ने राजा मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से एक विद्रोह हुआ था। उसके बाद औरंगजेब फिर दक्षिण के अभियान में चले जाते हैं और दक्षिण भारत पे उनका ध्यान ज़्यादा होता है और राजपूतों के विद्रोह को दबा भी दिया जाता है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो बहादुर शाह प्रथम बनते हैं, मुगल शासक बनते हैं और वो उनके बेटे जसवंत सिंह के बेटे होते हैं अजीत सिंह। तो बहादुर शाह प्रथम राजपूतों के साथ में मित्रता की नीति को अपनाकर चलता है और वो इसी कड़ी में अजीत सिंह को भी अपने दरबार में जगह देता है और गुजरात का उन्हें सूबेदार बना दिया जाता है। वो मित्रता कर लेता है और उन्हें अपने गुजरात राज्य का उन्हें सूबेदार बना देता है। फर्रुखसियर के समय में जो सैयद बंधुओं का प्रभाव था वो क्या करते हैं कि अजीत सिंह के राज्य पर हमला करते हैं। उस समय कुछ फर्रुखसियर के समय में अजीत सिंह अपने को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। अब इसी में सैयद हुसैन अली जो छोटे भाई होते हैं सैयद बंधु में, वो हमला करता है जोधपुर पे। अब इससे डर के अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया था। तो ये राजपूतों की स्थिति होती है जोधपुर के राजा की। अब एक जो महत्वपूर्ण राजा होते हैं वो होते हैं आमेर के राजा। आमेर के राजा होते हैं जय सिंह। तो इन्हें मुगलों ने काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया था। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम ने इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया था, फिर इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी जहादार शाह ने, और सवाई की उपाधि दी थी फर्रुखसियर ने। और ये जो व्यक्ति होते हैं जय सिंह जो राजा होते हैं, ये काफ़ी एक वैज्ञानिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, खगोलविद होते हैं, शास्त्रों के अच्छे जानकार होते हैं, विद्वान किस्म के व्यक्ति होते हैं। 1722 ईस्वी में इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। इन्होंने 6 वैधशालाएं बनाई थी अलग अलग जगहों में, जैसे दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में इन्होंने वैधशालाएं बनाई थी। साथ में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे और 2 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक इन्होंने रेखा गणित है, तो रेखा गणित का इन्होंने संस्कृत में अनुवाद करवाया था।
तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। अब हम आते हैं जाटों के बारे में। तो जाट मुख्य रूप से कृषक लोग होते हैं और इनका इतिहास काफी पुराना होता है। और ये दिल्ली और दिल्ली, आगरा, मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में इनकी आबादी निवास करती है। अब इनके बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटता है और लूटकर बहुत बड़ी धन संपदा लेकर जा रहा होता है, तो उसके काफिले पर जाटों ने आक्रमण करके बहुत सारे धन दौलत को ले जाने से रोक दिया था। अर्थात जो काफिला आगे निकल गया वो धन दौलत तो ले जा पाता है महमूद गजनवी, लेकिन बहुत सारा हिस्सा यहीं पर रह जाता है और वो जाट लोग अपने अधिकार में कर लेते हैं। तो जाट एक बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति की जाति होती है और ये संगठित जाति भी होती है जाट। अब इसी क्रम में मुगलों का जब शासन होता है तो कई विद्रोह भी होते हैं। उस विद्रोह का कारण क्या होता है कि जाट मुख्यतः कृषक लोग ही होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं। आज के समय में भी आप देखें तो हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पे जाट लोग निवास करते हैं और वे मुख्यतः खेतीहर लोग हैं, कृषक लोग हैं। तो जाट हमेशा से कृषक लोग ही थे। अब मुगलों के समय में जो जमींदारी प्रथा चली थी, तो जमींदारों के द्वारा, और अधिकतर जो जमींदार थे वो मुस्लिम होते थे और वो उनका शोषण करते थे। हर एक जगह जमींदार लोगों की जो स्थिति वैसी ही थी कि वो कृषक लोगों का शोषण करते थे। तो जाटों का भी शोषण हो रहा था और वो अधिकतर मुस्लिम जमींदार होते थे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जाट लोगों के बहुत सारे विद्रोह हुए। उसी कड़ी में 1669 में एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है औरंगजेब के समय में, और इसके नेता होते हैं गोकुल। गोकुल ने एक के नेतृत्व में जाटों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और गोकुल को पकड़कर उसे क्रूरता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक मार दिया जाता है। फिर बाद के समय में एक जाटों के नेता उभरते हैं राजा राम। और राजा राम का क्या था कि इन्होंने भी जाटों को संगठित किया था बड़े पैमाने पे, और ये भी विद्रोह करते हैं। छोटे मोटे विद्रोह तो होते ही रहते थे। साथ में राजा राम ने क्या किया था कि अकबर का जो मकबरा था उस मकबरे को उन्होंने खोद दिया था और खोद कर अस्थियों को निकाल लिया था और उसे जला दिया था। तो इसके लिए राजा राम को जाना जाता है इतिहास में कि अकबर के मकबरे को खोदकर उसके अस्थियों को निकालकर जला दिया था। फिर चूड़ामन आते हैं। चूड़ामन एक बहुत प्रभावशाली नेता होते हैं जाटों के, और इन्होंने ही भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, जो जाटों का राज्य होता है भरतपुर। 1700 ईस्वी में इन्होंने भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। 1690 से लेकर 1721 ईस्वी तक ये भरतपुर राज्य के राजा होते हैं। अर्थात 1700 में तो स्थापना की गई थी, तो उसके बाद के वर्षों तक ये राजा होते हैं भरतपुर राज्य के। और इन्होंने ग्रामीणों को सैनिक के रूप में परिवर्तित किया था। बड़े पैमाने पे जो भी ग्रामीण थे, आम ग्रामीण, उनको जो है सो सेना के एक सैनिक के रूप में विकसित किया था। तो अर्थात कि ये लड़ाकू, पहले से ही लड़ाकू थे जाट लोग, उनको और भी ज्यादा लड़ाकू बना देते हैं। उसके बाद जो अगले व्यक्ति आते हैं, राजा आते हैं, वो वदन सिंह आते हैं। और 1721 से लेकर 1756 तक ये भरतपुर राज्य के राजा होते हैं, स्वतंत्र राजा होते हैं, और ये काफी लंबे समय तक भी रहते हैं और ये प्रभावशाली एक राजा होते हैं। और इनके समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हुआ था। तो बदन सिंह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि बदन सिंह ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो उसी की कड़ी में इन्हें राजा की उपाधि दी जाती है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। और उसी राजा की जब उपाधि दी जाती है तो उसी में महेंद्र जोड़ दिया जाता है। अर्थात बोला जाता है राजा महेंद्र वदन सिंह करके इनको बोला जाता है।
1756 में जब इनकी मृत्यु होती है तो अगले व्यक्ति बनते हैं राजा भरतपुर साम्राज्य के राज्य के, वो सूरजमल होते हैं। ये कम समय तक रहते हैं, 7 वर्षों के लिए, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली राजा होते हैं और इन्हें जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। और इनके समय में जो जाट शक्ति थी या जाट साम्राज्य था, वो सबसे बड़े साम्राज्य पर वो फैले हुए थे। अर्थात वो उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक लगभग होता है, और पूरब में देखें तो गंगा नदी तक होता है इनका प्रभाव, पश्चिम में देखें तो अरावली के क्षेत्र तक इनका होता है। तो उस समय जाटों की शक्ति सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेती है और इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। इनके बाद जाटों की जो शक्ति होती है वो छीन होने लगती है और अंतिम शासक होते हैं रणधीर सिंह, और 1805 में इन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और बाद के वर्षों में अंग्रेजों के संरक्षण में एक देसी रियासत के रूप में, या कह लें तो स्टेट के रूप में वो काम करने लगते हैं, उनके संरक्षक के रूप में या उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो ये था जाटों का इतिहास। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर हम मिलते हैं आगे के वीडियो में, जिसमें हम कर्नाटक युद्ध को देखेंगे और मराठों के बारे में जानेंगे, सिक्कों के बारे में जानेंगे, उसके बाद मैसूर राज्य के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप जो है सो इसी तरीके से सहयोग करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।